मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि आप सब टीचर हैं, बहुत सालों तक पढ़ के और पढ़ा के आए हैं और एक छोटे से शब्द का अर्थ नहीं जानते। बड़ी गलत बात है। क्या करना चाहिए? मेरे ये बात कहते ही एक बड़ी अजीब सी शर्म सी महसूस होती है, यार हम इस शब्द को जानते ही नहीं। कोई दूसरा हमसे ये बात कह दे रहा है कि इतने साल हो गए, आप इतने बड़े टीचर हो गए और आपको ये शब्द भी नहीं आता। जरा उम्मीद और एक कल्पना कीजिए कि हम और आप सारी जिंदगी यही बात उन डेफ बच्चों से कहते चले आ रहे हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन्हें आपकी बात तो समझ में आती नहीं है। और जिन बच्चों को आपकी कोई बात समझ में नहीं आती और आप उनसे पूछ रहे होते हैं उसका अर्थ बताओ। ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब होता है थैंक यू, थैंक्स। सिर्फ यही इसका शब्द होता है, इसका अर्थ होता है, बशर्ते ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये किसी और भाषा का शब्द है। मैं बहुत सारे शब्द आपसे पूछ सकता हूँ, फायदा ये किसी ऐसे शब्द है, किसी ऐसी भाषा का शब्द है जो आपने कभी सुनी नहीं। और मजे की बात ये है कि अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से एक फीडबैक भी भरवाया जाएगा और फीडबैक में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और आपको उन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। जो नहीं दे पाएगा उसके फीडबैक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सर्टिफिकेट रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शायद उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये भाषा नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने ये भाषा शायद कभी भी सुनी नहीं। ये शब्द है अमसगनालो, शब्द आपने कभी सुना नहीं। एग्जैक्टली वही बात डेफ बच्चों के साथ आप कर रहे हैं सारी जिंदगी। जो आप बोल रहे हैं वो उनके सुनाई नहीं दे रहा। जो सुना नहीं वो बोलेगा कैसे? जो बोलेगा नहीं उसका शब्दकोश कहां से आएगा? जब शब्दकोश नहीं आएगा लिखेगा कैसे? जब लिखेगा नहीं तो पास कैसे होगा? सब ये जो प्रक्रिया है शुरू हुई थी आपसे, क्योंकि आपने जो बोला वो उनको समझ में नहीं आया और प्रक्रिया खत्म हो रही है आप पे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया इसलिए फेल भी वही हो रहा है आपने। मजे की बात तो यही, हम अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे के सर के ऊपर फोड़ के बड़े इत्मीनान से बैठ के टीचर है। और जो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी शामिल नहीं है वो उसका खामियाजा भुगत रहा है। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, हो सकता है आप लोगों ने भी देखी हो, अग्निपथ। कितने लोगों ने देखी? काफी लोगों ने देखी। उसमें एक लाइन बोली गई थी, अमिताभ बच्चन ने एक लाइन बोली थी कि जवाब उसी भाषा में देना चाहिए जिस भाषा में सवाल पूछा गया। हम टीचर होके भी शायद इतनी सी बात समझ नहीं पाए। वो तो एक्टर थे, समझ गए होंगे, पता नहीं उन्होंने नहीं कहा होगा, आशय से नहीं कहा होगा, हम नहीं समझ पाए। हमारे लिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी भाषा जो मायने रखती है, एक डेफ बच्चे के लिए ये हमारी बोली हुई भाषाएं वही मायने रखती है। आप उसे पढ़ा रहे हैं हिंदी या अंग्रेजी में, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसे आप रिटन टेस्ट दे दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो डेफ बच्चे हैं उनकी वोकैबुलरी कितनी हो सकती है, उनके पास शब्दकोश कितना हो सकता है। मैक्सिमम 100 से लेकर 200।
घुमा फिरा के वो वही जवाब देंगे जो उन्होंने कभी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए देख लिया। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने डेफ बच्चों की कभी कॉपी चेक की होगी। कितने लोगों ने की है? हाँ तो सही। क्या लिखा होता है उस कॉपी में? हाँ जी, वो चीजें होती हैं जो आपने कभी ब्लैक बोर्ड पे लिखी होंगी और जिस सीक्वेंस में लिखी होंगी एग्जैक्टली वही की वही उसने उतार दी होंगी। अगर आपने राइट कॉर्नर पे लिखा होगा तो वो भी राइट कॉर्नर पे लिख देगा, स्पेलिंग भले ही चाहे कैसी भी हो, उसे कुछ पता नहीं, उसकी वोकैबुलरी है ही नहीं। तो हम करें क्या? हम कर ये रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए जल्दी। क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हो सकता है कि किसी एक या दो बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बच जाए। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप भी बिगाड़ लेना, बाकी तो बिगड़ ही रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि हिंदुस्तान का भविष्य और गहरे गड्ढे में जाएगा। तो जाने का अपना क्या जाता है। हमारे पास दो रास्ते, या तो हम व्यक्ति को वो भाषा सिखाएं जिस भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं, या फिर हम वो भाषा सिखाएं जिस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। मतलब क्या हुआ? बहुत साफ समझता है। मैं हिंदी में पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स हिंदी में लिखें या हिंदी में पढ़ें। मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ें और इंग्लिश में ही लिखें। ये तो एक बात। दूसरी बात ये हुई कि या फिर वो जिस भाषा को इस्तेमाल करता हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी, या मैं उस भाषा में पढ़ाना शुरू कर दूं। हो सकता है। इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटीज है? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरे वाला। कितने लोग हाथ उठाते हैं दूसरे वाले पे? हाथ उठाइए। ये आधा आधा हाथ उठाना बड़ा खतरनाक होता है। वो पलटना शुरू कर देते हैं। जैसे हाथ उठाया बोले आप कह रहे थे, बोले नहीं तो हाथ जरा पूरा उठाइए, मजा पूरे में आना चाहिए। हाँ, कितने लोग सेकंड नंबर के लिए, फर्स्ट के लिए, बाकी लोग कहीं के लिए नहीं? शाबाश। भारत सरकार आपसे यही कह रही है, बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं। कह रहे हैं एनईपी में। आप चले जाएंगे आसाम, वहां पर किसी स्कूल में टीचर लग गए, मातृभाषा कौन सी है? असमीज। पढ़ा लेंगे तो क्या करेंगे? नौकरी छोड़ेंगे? सीखेंगे। बहुत बढ़िया। जब तक सीख पाए और वहां से चले गए केरला, फिर क्या करेंगे? फिर सीखेंगे। आपको सीखने के लिए रखा जाता है या सिखाने के लिए? एक मुसीबत। दूसरी चीज, कुछ चालाक लोग हैं, उन्होंने ये कहा, भारत सरकार ने ये तो कहा है कि मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वो मातृभाषा होगी किसकी? टीचर की या बच्चे की? तो अपनी मातृभाषा में पढ़ाते रहो, वो अपनी गाते रहेंगे, तुम अपनी गाते रहो। अल्टीमेटली क्या होगा? कोई कहीं नहीं पहुंचने वाला। वही हम चाहते हैं, कोई कहीं ना पहुंचे। डूबे तो सब एक साथ डूबे। पूरी एजुकेशन सिस्टम का हाल हमारा ये हो गया। अभी इसकी आपको कीमत समझ में नहीं आ रही, थोड़ा देर 5 मिनट और रुक जाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश तो समझते ही है ना, दोनों भाषाएं आप लोग। अब इसमें हम सगनालों पे नहीं जाएंगे, दूसरी भाषा पे तो समझ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश समझते हैं ना? छोटी सी चीज मुझे बताइए, ए फॉर क्या होता है? एप्पल।
एप्पल माने वेरी। हमारी मजबूरियां देखिए, ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल माने सेब होता है, जबकि ए फॉर एप्पल पता नहीं होता है कि नहीं होता है, और एप्पल माने सेब तो नहीं होता है, गारंटी है। क्यों? सा से सेब होता है, ए से एप्पल होता होगा, लेकिन एप्पल माने सेब कैसे हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके नॉलेज में, आपके नॉलेज सिस्टम में एक चीज पहले से सेव है जो आपकी मातृभाषा में कहीं आपके सामने आई थी, उसे आप सेब के नाम से जानते थे। और जैसे ही आप किसी दूसरी नई भाषा को सीखने जाते हैं, तुरंत आपके नॉलेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसी का दूसरी आकृति के साथ में जो, या दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ एट्रीब्यूशन होता है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ द इमेजेस होते हैं, वहां पर आपको ये समझ में आता है कि एक सेब एक एप्पल की इमेज से काफी कुछ मिलता जुलता है। इसलिए आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और आप बता देते हैं कि ए फॉर एप्पल और एप्पल माने सेब। ये तब है आपका हाल कि जब आपके पास एक बेसिक लैंग्वेज है, वो हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, कन्नड़ होगी, तेलुगु होगी, कोई होगी। अब जरा डेफ बच्चों के ऊपर आइए, मातृभाषा कौन सी है उनकी? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी हमारे पास में इंफॉर्मेशन की कमी है। साइन लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज नहीं है उनके लिए, और जितनी उनके लिए उतनी आपके लिए भी है। जितनी उनके लिए है उतनी ही आपके लिए भी है। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। क्या हुआ? आपने कहा क्या कहा? क्या कहा मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ एक इशारा किया, लेकिन आपने समझा कि मैं शायद ऐसे कह रहा हूं, उठ जाइए। वो भी इसलिए समझा क्योंकि हमने इस इशारे का अर्थ बचपन से सुना हुआ है, समझा हुआ है। ठीक उल्टा होता, अगर बचपन से कोई व्यक्ति हमें ऐसे सिखा रहा होता बैठ जाइए, तो हमारा इसका मतलब बैठ जाइए ही होता। एग्जैक्टली जितने साइन आपको आते हैं वो नेचुरल साइन सिस्टम है जो हमारे हर व्यक्ति को आता ही है। आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा तो आप उसी में अपना काम चलाना सीख जाएंगे, लेकिन ये साइन सिस्टम है, साइन लैंग्वेज नहीं है। तो फिर जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो यही है कि डेफ बच्चों के पास तो एक बेसिक लैंग्वेज है ही नहीं, कोई मदर टंग है ही नहीं, मातृभाषा है ही नहीं, तो आप उसे सिखाएंगे क्या? ए फॉर एप्पल, एप्पल माने एप्पल, अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं। इसका माने ये है कि आप पढ़ा रहे हैं उसे केवल वही चीज जो बेसिक बात है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसे किस भाषा में उसको देंगे ये महत्वपूर्ण होगा। अब दूसरी बात कर लें, धीरे से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा ए फॉर एप्पल। आप सभी जानते हैं कि हमारे पढ़ाने में जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, टीचिंग मैगजीन्स हैं, वो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई एक आध बता दिए। फोर टू पार्ट, अच्छा, और पार्ट 2 हो तो नहीं है? फ्रॉम नोन टू अननोन, वेरी गुड, वेरी, बहुत सारे बता रही है तो। अच्छा, मैं तो 2 ही याद करके आया था। अब कंफ्यूज मत करो, फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाए। तो बेसिक चीजें हैं। ये जो नंबर सिस्टम होता है या जो लैंग्वेज होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, ये कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट? मूर्त है कि अमूर्त है?
एब्स्ट्रैक्ट है। Yes. मजे की बात देखिए, आप पढ़ते आते हैं दो मैक्सिम्स, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हमें पढ़ाया जाता है, बीएड के पहले दिन डंडा मार मार के यही चीजें पढ़ाई जाती हैं, और बीएड करने के बाद में जो हम अपना कॉलर को ऑफ करके निकलते हैं, दूसरों के यहाँ सब जगह बताते हैं इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस। जिंदगी भर हम उल्टा पढ़ते हुए आते हैं, प्रैक्टिस हम उल्टी कर रहे हैं। हम और आप भी जब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे हैं, है ना। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने घर परिवार से निकल के आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया है, उसे कुछ आता जाता है नहीं, वो सीखने आया है, अंग्रेजी सीखने आया है, तो पहले दिन उसका जो बेसिक चीज होगी वो होगी अल्फाबेट्स को सीखना, नहीं। और आप उसे क्या पढ़ा रहे होते हैं, बेटा ए फॉर एप्पल। ए तो वो जानता ही नहीं है, वही तो आपके पास सीखने के लिए आया था, और आपने सीधे सीधे पूछ लिया ए फॉर एप्पल। बहुत बढ़िया। फ्रॉम नोन टू अननोन या फ्रॉम अननोन टू नोन? वो एप्पल तो जानता होगा, घर में खाया भी होगा। हमें पहले दिखाना चाहिए था कि एप्पल को दिखा के, उसका कॉन्सेप्ट दिखा के, उसको कैसे लिखा गया है उस शब्द को दिखा के, फिर कहते हैं ये जो पहला अक्षर है ये ए है। फ्रॉम अननोन टू नोन ना होके ये होता फ्रॉम नोन टू अननोन, क्योंकि वो जानता है सिर्फ एप्पल के विषय में, वो ए के विषय में नहीं जानते। तो ये सारी कहानी हमारी गलत है। इसलिए जिसके पास जो डिग्री है, घर जाके पहले तो खूंटी में टांग वो टांग ही दे दी, क्योंकि उसे ही पता है आप एप्पल ही पढ़ा रहे हो। दूसरी चीज, लैंग्वेज जो शब्द बना है, चाहे वो आकृति हो, आकृति तो चलो वो इंपोज कर लेता है, लिखा हुआ तो जो कुछ भी है वो एब्स्ट्रैक्ट है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आना चाहिए, चित्र दिखा के उसका लिखा हुआ दिखा दे। वहां तक तो बात समझ में आती थी। हम पहले लिख रहे हैं, फिर चित्र भी दिखा रहे हैं। हमारी किताबों में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, वर्ड के पिक्चर्स के साथ मैच करो। हम विश्व गुरु थे, शायद इसीलिए हटाए गए होंगे, और आगे भी हम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उल्टी रास्ता चलने लगे, सीधे सीधे वेस्टर्नाइज हो गए। हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पिक्चर को वर्ड के साथ मैच करने की जगह वर्ड को हम पिक्चर के साथ मैच कर रहे हैं। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, उल्टी रास्ता चल रहा है। इन सब का क्या लेना देना है भाई डेफ एजुकेशन से? सिंपल सी बात है कि उनके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की, जिससे वो आपके कॉन्सेप्ट्स को पहले से इस्टेब्लिश्ड किसी कॉन्सेप्ट के साथ सुपर इम्पोज कर सकें, एट्रीब्यूट कर सकें। ये उनके पास नहीं। तो आपके पास एक रास्ता बचता है, जहां तक है आप साइंस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब साइंस का जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वहां पर 2-3 तरीके की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। कौन सी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करें? तो बात आई कि साहब अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, फिर एक ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, और उसके बाद में किसी को और थोड़ा सा मजा आया, उसने कहा हम तो माने क्यों भाई, अमेरिकन साइन लैंग्वेज को क्यों माने? वो सिंगल हैंडेड सिस्टम है, उसमें ABCD इस तरीके से चलता है, एक हाथ से होता है। ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है 2 हैंडेड सिस्टम, वहां पर आप दोनों हाथों के एसोसिएशंस के साथ में ABCD इस तरीके से बनाते हैं। तो तीसरी एक ज्ञान की खुजली होती है, वो लोगों ने शुरू किया, बोले अब बनाएंगे हम इंडियन साइन लैंग्वेज। तो बन गई साहब इंडियन साइन लैंग्वेज। सुबह जो बात हो रही थी वो यही थी, सुबह ये भी बात हो रही थी कि जो डेफ होगा वो डम जरूर होगा। उस हिसाब से तो मैंने आपको डम साबित कर ही दिया, समस्या बना लो। नहीं, मैं आप कहो तो मैं कुछ और लिख के दिखा दूं। मेरे पास
शब्दों की कमी नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो मैं लिख नहीं सकता। पढ़ना नहीं आता वो अलग बात है, वो सही बात है। मैंने इसीलिए लिखने कहा, लिखने को तो मैं सब लिख दूंगा, पढ़ना मुझे भी नहीं आता, मैं भी इलिटरेट हूँ। तो सवाल ये है कि ये सारी भाषाओं का स्टेटस डेफ बच्चों के लिए तो उतना ही है जितना आपके लिए। तो करें क्या? इंडियन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। डम तो हम बन लिए, ध्यान रखिएगा, डेफनेस और डम्बनेस दोनों के बीच में कोई सीधा सीधा संबंध नहीं। क्यों? ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिन्हें आपने कभी सुना नहीं। अगर सुन लिया होता तो शायद उसका बगैर अर्थ समझे भी आप उसको दोहरा सकते ही थे, कर सकते थे ना। समझ सके ना लो, अर्थ पता हो ना पता हो, लेकिन इसको दोहरा तो सकते ही। अगर इसका अर्थ भी पता चल जाए तो फिर मजे की बात है, चलो कोई बात नहीं। हम यही कर रहे हैं। बोलने का सिस्टम हमारा इधर का है, सुनने का सिस्टम हमारा इधर का है। दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग है और हम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। भाई वो इसीलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसने सुना नहीं है। अगर सुनने लगेगा तो बोलने भी लगेगा, क्योंकि दोनों सिस्टम अलग है। खराबी यहां हो सकती है, इसमें हो सकती है, यहां तो नहीं है। आपके पास बोलने का सिस्टम है कि नहीं है? मजे की बात सुनिए, इंसान के शरीर में बोलने का कोई सिस्टम नहीं है, सेकेंडरी वर्क है। बोलना प्राइमरी वर्क नहीं है इंसानों के लिए, ये सेकेंडरी वर्क है। आपका कोई भी सिस्टम जिसे आप बोलने में इस्तेमाल करते हो, स्पीच के लिए इस्तेमाल करते हो, वो बेसिकली स्पीच के लिए बना ही नहीं। श्वसन तंत्र सांस लेने के लिए बना हुआ है। यहाँ जो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस बने हुए हैं, ये खाने के हिसाब से। जो आर्टिकुलेटर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, दांत वांत ये सब मिला लोग मुंह के अंदर का सारा मशीनरी, वो सब किस काम के लिए? खाने के लिए। बोलने के लिए क्या है? लेकिन ये सारी चीजें आपस में मिलके हमें बोलने का एक सहूलियत दे देती हैं, इसलिए हम बोलते हैं। अगर अलग से कोई डेडिकेटेड होता बोलने का सिस्टम तो फिर ये डम शब्द नहीं आया होता। पानी है किसी के पास में? मुझे बताइए, पीछे साहब को जरूरत है बेटा। नींद उड़ा दो। दे दो। अरे हंसो मत, हिंदुस्तान सो रहा है क्योंकि हमारे शिक्षक भी सो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलता है। तो सवाल उठा कि साहब इंडियन साइन लैंग्वेज बना दी जाए। एक इंडियन साइन लैंग्वेज बन गई। अब मजे की बात यह है कि इंडियन साइन लैंग्वेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किस भाषा में होनी चाहिए थी? किस भाषा में होनी चाहिए थी? हिंदी में। क्यों भाई? हिंदुस्तान की भाषा कोई हिंदी है? हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं। ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में एक सवाल उठ रहा था जिसमें ये बात आई कि साहब इंडियन साइन लैंग्वेज तो है, तमिल साइन लैंग्वेज नहीं है, कन्नड़ साइन लैंग्वेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पहली बात तो ये कि ये इंडियन साइन लैंग्वेज ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज तो फिर हमारे सामने ये सवाल उठता होता है कि इंडिया की ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें ये साइन सिस्टम है। हाँ, ये एक साइंस सिस्टम तो है, लेकिन साइंस लैंग्वेज नहीं। लैंग्वेज का हमने उसको एक स्टेटस प्रोवाइड करने की तैयारियां जरूर की हुई हैं। उसकी एक छोटी सी ग्रामर बना ली है, उसकी एक वोकैबुलरी बना ली है, उसका छोटा मोटा हमने तौर तरीके रूल्स बना लिए। लेकिन उस रूल्स से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता
कि एक सिंपल सा सिस्टम है। अगर हम बच्चों से कहते हैं हिंदी, तो वो इस तरीके से साइन करते हैं, अंगूठा ऐसे करके ऊपर को। हिंदी, हिंदी को उन्होंने बिंदी से लिया हुआ, हिंदू टीका लगाते हैं, इसलिए शायद उन्होंने उसको वहां से हिंदी की तरीके से ले रखा है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश, तो वो ऐसे करते हैं। मुझे लगता है कि वो कैप को दिखा रहे होते हैं। अब कैप को दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये पता नहीं अभी तक। और वो कैप से ही अंग्रेज या इंग्लिश कैसे ले आए? क्या सारे अंग्रेज कैप पहनते थे? पता नहीं। लेकिन हो सकता है पुराने पिक्चरों में जो दिखाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, नहीं हेड वेट पहने हुए जादूगरों वाला, तो वो वाला दिखाने वाला हो सकता है वो ऐसे सिस्टम से वो लोग लेकर आए। एक शब्द आया मुस्लिम, उसके साइन क्या हो सकते हैं? हाँ जी, सही है, सही है। वो यूं भी करते हैं, दुआ पढ़ने वाला, वो ये सिस्टम भी कर सकते हैं, वो ऐसे भी कर देते हैं, वो ऐसे भी कर देते हैं। ये भी है दाढ़ी, जरूरी थोड़ी सबके दाढ़ी हो, लेकिन फिर भी इसमें कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं। तो जो सुबह आज बात हो रही थी कि उस पर एक ISRTC ने अपनी एक डिक्शनरी बना रखी है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड करने की कोशिश की है। पता नहीं कितना स्टैंडर्ड होगा। हमारी खुद की इंडियन लैंग्वेजेस में क्या स्टैंडर्डाइजेशन है? किसी एक शब्द का स्टैंडर्डाइज शब्द है? उत्तराखंड सरकार के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके नाम क्या होते हैं? राजकीय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय? उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी होते हैं राजकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश में जाइए शासकीय महाविद्यालय। राज्य सरकार शासन है या राज्य है? बताइए। शासन है ना। जब शासन है तो राजकीय का अर्थ या गवर्नमेंट का अर्थ क्या होगा? शासन। अब गवर्नमेंट का मतलब शासन होगा, तो गवर्नमेंट ओन्ड चीजें कौन सी होंगी? शासकीय, ना कि राजकीय। स्टेट ओन्ड चीजें कौन सी होंगी? राजकीय। पता नहीं इसमें क्या फर्क है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है। मुझे नहीं पता आपके हरियाणा में क्या चीजें चलती होंगी। समझ रहे बात को? हम खुद भी स्टैंडर्डाइज चीजें मौजूद नहीं है हमारे बीच में। जैसे वो आजकल नहीं टेक्निकल शब्दों के लिए एक कौन सा एक आयोग बना हुआ है, कुछ टेक्निकल शब्दों को वो गढ़ते रहते हैं रोज नए, तो वो भी कुछ ना कुछ बनाते होंगे। हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन वाले हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन वाले हैं, या स्पेशल एजुकेशन वाले हैं? खिचड़ी। वास्तव में हमें भी नहीं पता, चिंता मत करो, जिसने चलाया था उसे भी नहीं पता और आज तक नहीं पता। तो हम कौन से सिस्टम में बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लो भाई, अच्छी बात है। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा कौन? करेगा कौन? आप। जिसको आती होगी, जिसको आती है वो टीचर है। सोचिएगा कभी आप साइन लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए जाएंगे ISRTC में या किसी NGO में जो कि इस तरीके के साइन लैंग्वेज के ट्रेनिंग कोर्सेज चला रहा है ABC लेवल के, और अब आज की तारीख में ABC लेवल खत्म हो गया, अब आ गया डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, डिस्ली करके वो कोर्सेज चला रहे हैं। कितनी मान्यता है? कौन देगा नौकरी? 12th करके आदमी चला जा रहा है वहां पर डिस्ली करने के लिए, डिस्ली पास होके आएगा, आप उसे टीचर बना दोगे? 12th पास को टीचर बनाओगे? दूसरी बात, बड़ी मजे की बात है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रेनिंग कॉलेजेस चल रहे हैं, इवन नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, वो अगर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं हियरिंग इंपेयरमेंट या डेफनेस के लिए, वो जिस भाषा का, जिस
विचारधारा का समर्थन करते हैं, उस विचारधारा को कहते हैं ओरलिज्म। दो बातें हैं जिस पर हम लोग यकीन रखते हैं। जब जो शब्द मैंने पहले भी शुरू किया था, एक वाक्य, कि आप जिस भाषा को जानते हैं या तो वो सिखा दीजिए, या फिर वो जिस भाषा को जानते हैं आप वो सीख लीजिए। यही बात हुई थी ना। ये दोनों चीजें हैं। पहला, एक विचारधारा है जो ये यकीन करती है कि डेफनेस होती ही नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो डेफनेस है। जैसा उन्होंने बीच में बोला था, रेजिडुअल शब्द एक बोला था, रेजिडुअल हियरिंग। रेजिडुअल हियरिंग कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे अंदर है। हमारा काम है कि उस रेजिडुअल हियरिंग को ही हम इस्तेमाल करें और बच्चे को हम बोलना और सुनना सिखाएं। ये अलग बात है कितना बोल पाएगा, लेकिन हम उसे सुनना और बोलना सिखाएं। ये एक विचारधारा। दूसरी विचारधारा ये है, जाने दो रेजिडुअल हियरिंग को, उसे आप सिखा दो उसकी ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो आसानी से एडजस्ट और एक्वेंटेड हो सके, साइन लैंग्वेज। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, दो तरीके के ग्रुप हुआ करते हैं, एक है मेजॉरिटी, एक है माइनॉरिटी। दुनिया में कभी भी बदलाव जो आया है वो माइनॉरिटीज में आया है, ना कि मेजॉरिटीज में। माइनॉरिटीज बदलते हैं किसके अकॉर्डिंगली? मेजॉरिटी के हिसाब से, या मेजॉरिटी बदलती है माइनॉरिटी के हिसाब से? मेजॉरिटी के हिसाब से माइनॉरिटी बनती है। हाँ जी, माइनॉरिटीज बदलते हैं मेजॉरिटीज में। लैंग्वेज माइनॉरिटीज, लैंग्वेज मेजॉरिटीज की बात हो रही है। प्लीज इसको कास्ट से मत जोड़ना, कहीं रिकॉर्डिंग करके कल वायरल करो। लैंग्वेज माइनॉरिटीज, लैंग्वेज मेजॉरिटीज में बदलेगा कौन? माइनॉरिटीज बदलेंगी मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि आप होना क्या चाहते हैं? मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम एजुकेशन सुनी है ना? नहीं सुनी है? लग क्यों रहा है ऐसा कि आपने सुना होना कुछ नहीं है, वैसे ही गर्दन हिला रहे हो? अच्छा, खाना खा लिया है, केवल उसका हक अदा कर रहे हो क्या? गर्दन हिला के कोई बात। मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्या थी? मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्या साइड स्ट्रीम एजुकेशन की कोई चीज थी? सुना है कभी? अगर साइड स्ट्रीम एजुकेशन नहीं थी तो मेन स्ट्रीम में जाने की जरूरत क्या थी? आपने किसको मेन स्ट्रीम कह दिया? आपने उनको मेन स्ट्रीम कहा जो ऑलरेडी एक नॉर्मल स्कूल में लोग थे। आपने स्पेशल स्कूल वालों को यह कहा कि ये साइड स्ट्रीम है, इनको उठा के जब हम नॉर्मल स्कूल में पहुंचा देंगे मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन हो जाएगी। यही था ना हमारा कॉन्सेप्ट। आपने कैसे तय कर लिया कि जो आप थे वो मेन स्ट्रीम थे? क्योंकि हम मेजॉरिटी में थे, लैंग्वेज वाइज, एकेडमिकली, जो भी था। पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम तभी होगा जब एजुकेशनल माइनॉरिटीज, लैंग्वेज मेजॉरिटी में कवर होंगे। यहाँ एक डेफ एजुकेशन के साथ में सबसे बड़ा मजाक ये हुआ कि एक उल्टी गंगा बहाई गई। लोगों से कहा गया साइन लैंग्वेज सिखाओ, साइन लैंग्वेज सीखो। जो साइन लैंग्वेज नहीं जानता वो डेफ एजुकेटर है ही नहीं। अब तो इस तरीके के एक वर्डिक्ट है कि जो साइन नहीं जानता वो डेफ एजुकेशन में काम भी नहीं कर सकता। ये वही बात हो गई, एयरफोर्स में भर्ती होना है तो पहले उड़ना सीखो। अगर आपको उड़ना नहीं आता तो आप एयरफोर्स में या फिर ऐसे एयरलाइंस में भर्ती नहीं हो सकते। उड़ा भी नहीं सकते। उड़ाने की बात नहीं, पहले उड़ जाओ। तो ये तमाशा शुरू हुआ, और जब ये तमाशा शुरू हुआ इसको हमने बड़े इत्मीनान से और बेशर्मी के साथ में साइन लैंग्वेज का प्रोपोनेंट अपने आप को कहना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि जितने भी हिंदुस्तान के टीचर्स हैं जिन्होंने डेफ एजुकेशन में डिग्रियां ली हुई हैं वो ओरलिज्म के पढ़ के आए हैं। ओरलिज्म को पढ़ के आए हैं, वही पेपर, वही प्रैक्टिसेस उन्होंने वहां पे सीखी हैं। लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं इधर तो अब डेफ एजुकेशन में क्या पढ़ाना है? साइन लैंग्वेज। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैनुअलिज्म की। दोनों विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं।
अरे भाई ये तो वही बात हो गई, पढ़े हो आप होम्योपैथी और कर रहे हो एलोपैथी में ट्रेनिंग, झोला छाप कहलाओगे कि नहीं? लेकिन हमारे टीचर झोला छाप नहीं कहलाएगा। अल्टीमेटली हमने क्या बर्बाद किया करना है? पूरी की पूरी डेफ एजुकेशन को बर्बाद कर देना। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कम से कम एक बेसिक ओरिएंटेशन टीचर्स का होना चाहिए, साइन लैंग्वेज के प्रति होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ओरिएंटेशन होना चाहिए। और ये ओरिएंटेशन आएगा कैसे? या तो आप फॉर्मली ट्रेनिंग लोगे या फिर किसी डेफ बच्चों के साथ में सीख जाओ। अब डेफ बच्चों के भी साइंस बहुत अलग किस्म के, इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है कोडा, एक आता है सोडा। कोडा मतलब ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डेफ नहीं है, जिनके पेरेंट्स डेफ नहीं, और एक हैं जिनके पेरेंट्स भी डेफ हैं या जिनके सिबलिंग्स डेफ हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स भी डेफ हैं, सिबलिंग्स भी डेफ हैं, उनके साइंस बड़े क्रिस्प और बड़े क्लियर होते हैं, क्योंकि वो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर में भी, उन्हें माहौल वही मिल रहा है। बचपन से जिस दिन पहली आंख खुली है उस दिन से वो सीख रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कोई भी डेफ नहीं है, उनके साइन अलग किस्म के होंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी साइन सीखे हैं वो समाज में इंटरेक्शन के दौरान सीखे हैं। हो सकता है वो ऐसे वाले को मुसलमान कहना सीख गया हो बजाय ऐसे वाले के, डिपेंड करता है कि उसका दोस्त कौन से बैकग्राउंड से आया है। रीजनैलिटी हमारी लैंग्वेज में भी है, तो रीजनैलिटी साइन लैंग्वेज में भी है, वहां भी एरिया के हिसाब से साइन बदल जाते हैं। तो जो ये तरीके हैं हम लोग उस तरीके से सीख सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी ऐसी हैं जिनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी भी है। मैं एक छोटी सी घटना को शेयर करता हूं। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की 2014 में। उससे पहले मैं एक बाहर, इंडिया के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में था। उससे पहले मैं 15 साल, आपने नाम सुना होगा, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी, सुना? मैं वहां था, और वहां तब से था जब से आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस मोड में स्टार्ट हुआ, उसी पहले दिन से। 2014 में जब मैं शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में आया, मैंने यहां पर देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, साइन में पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है, एक तो 50% रिजर्वेशन है सभी कोर्सेज में विकलांग बच्चों का, दिव्यांग बच्चों का। उस दिव्यांगता में कोई भी दिव्यांगता हो, ब्लाइंड भी हैं, डेफ भी हैं, ऑर्थोपेडिक भी हैं, आते। जो डेफ बच्चे हमारे कोर्सेज में आ रहे थे, वो बच्चे लगातार फेल होते चले जाते। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल जब मैंने देख लिया लगातार फेल हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यही बच्चे फेल हो रहे होंगे? तो पता ये चला कि एग्जाम जब उनके होते हैं तो वो कुछ लिख ही नहीं पाते। वही जैसा मैंने कहा कि वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, घुमा फिरा के वही 2-4 शब्द उन्हें आते हैं, वही लिख देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पैनल है पूरा का पूरा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो मेरी क्लास में अगर 90 बच्चे हैं तो 90 में आधे बच्चे तो दिव्यांग होने ही होने। ठीक, उन बच्चों में डेफ भी हैं, तो डेफ को पढ़ाने के लिए हमारे साथ में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रहता ही रहता है। तो जो कुछ भी हमारे लेक्चर्स चल रहे होते हैं वो इंटरप्रेटर उसके साथ ही इंटरप्रेटिंग करता रहता है, तो डेफ बच्चे वहां से सीख लेते हैं। ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उसके लिए हमारी टेक्निक्स थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन में बदल जाता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लिखने में बड़े बेकार हो गए। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही वाली बात कि तमिल में पढ़ा के या हिंदी में पढ़ा के तमिल में एग्जाम देने को कहो तो दे पाएंगे? फेल होंगे ना। वो बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं, जो आपके लिए तमिल या तेलुगु का स्टेटस है उनके लिए भी हिंदी का स्टेटस वही है। तो हम लोगों ने एक काम ये किया
क्वेश्चन पूछेंगे साइन में, आंसर लेंगे साइन में, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कल अगर कोई ये बात उठाता है कि साहब इसने आंसर सही नहीं दिया, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए है, आप आइए बिल्कुल करिए इवैल्यूएशन को। और ये जो इवैल्यूएशन होगा, जो वो साइन में जवाब दे रहा है, उसके लिए पूरा हमने अपना पैनल एक्सपर्ट्स का बिठा रखा है। इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी है, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकता है, कंट्राडिक्ट भी कर सकता है कि साइन एक्चुअली कह क्या रहे हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को रखा। 15 नंबर का पेपर था। 15 नंबर के पेपर में डेफ बच्चों के नंबर आते थे 1 नंबर, 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 2.5 नंबर। जब साइन में उसको कन्वर्ट कराया तो बच्चों के 15 में से नंबर आने लगे 12, 13 और 14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि जब क्वेश्चन पेपर आपने उसको रिटन में दे दिया, वोकैबुलरी है नहीं, उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं, लिखेगा क्या? भैया सवाल तो समझ लो पहले। जब सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा, जवाब आप देने बैठ गए, क्या दोगे जवाब? ये सिस्टम को जब हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार करके देख लिया, तो यूनिवर्सिटी को यह कहा कि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए हमारे इवैल्यूएशन को, पूरे एग्जामिनेशन को इस तरीके की चीजों से बदल दीजिए। मजे की बात देखिए, खुद टीचर्स ने उसको अपोज कर लिया। ऐसा कैसे होगा? एग्जामिनेशन, ये लैंग्वेज सीखेंगे कब? मेरा एक सवाल सिंपल सा था, जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बीएड और एमएड करने आया है, क्या आप उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं? वो स्कूल में क्या पढ़ के आया था? सारी चीजों की जिम्मेदारी आप अपने अपने लेवल पर लेके बैठे रहोगे तो ना आप अपना काम करोगे, ना आप दूसरे को करने दोगे। आपका जिस लेवल का काम था, आपको उस लेवल के चीजों पर पहले तैयारी करनी चाहिए थी, और फिर उसकी लीगैलिटी के इश्यूज को आपको देखना चाहिए था। प्राइमरी से अगर हम ये काम करते तो हम शायद टर्शरी लेवल तक या हायर एजुकेशन तक आते आते इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना सीख गए होते। तो क्यों नहीं किया? क्या हिंदुस्तान में डेफ एजुकेशन आज स्टार्ट हुई है या सन 2014 से पैदा हुई है? हो गए ना 150-200 साल। इन 150-200 सालों में हमारे टीचर्स ने किया क्या? जब मैं टीचर्स कह रहा हूं तो सवाल आपकी तरफ नहीं है, हम लोग भी सब उसी में शामिल हैं। हम लोगों ने किया क्या? क्यों हम लोगों में से किसी ने भी इस चीज के बारे में सोचा नहीं या तौर तरीके को अपनाया नहीं? वो इसलिए नहीं किया कि मैनुअलिज्म का प्रयोग हमने अभी सन 2000 के बाद एकदम से बढ़ावा दिया। उससे पहले हम ओरलिज्म की तरफ चल रहे थे। अब ओरलिज्म का हिसाब देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ओरलिज्म को फॉलो करने वाले स्कूल कितने हैं? उंगलियों पर गिन लोगे, 1 या 2। बाल विद्यालय चेन्नई को छोड़ दी, शायरी कोई करता हूं। हम सब कहते हैं हम ओरलिज्म का पालन करते हैं। हमारे ओरलिज्म के जितना भी आप फॉलो कर रहे हो, आपके यहाँ का इवैल्यूएशन आप कभी चेक करो तो 8th क्लास का बच्चा पापा मामा, 1st क्लास का बच्चा पापा मामा, ये बोलना सिखा रहे हैं बच्चों को स्पीच थेरेपी में। वर्ड लेवल से बढ़कर वो सेंटेंस लेवल पर तो आया ही नहीं है। पैराग्राफिंग तो बहुत दूर है। आप सोचिए कि हम लोगों ने क्या किया, कहां गई वो एनआईज जहां से वो इस टीचर्स ट्रेनिंग लेकर आए थे, वो क्या कर रहे हैं? कहां गई वो यूनिवर्सिटीज जहां के बच्चे निकल के और ट्रेनिंग लेकर आए थे, वो क्या कर रहे हैं? हमने आपको डिग्री थमाई, बाहर कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, हमारी जिम्मेदारियां नहीं। ये दिक्कतें हमारे और आपके सामने हुई। वो तो भला हो कुछ एनजीओज का, जो कम से कम एनजीओ चलाते चलाते अपने आप को सेव करने के लिए या अपने काम को दिखाने के लिए कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत इस जो स्पार्क है ना उसको बचाए रखा, मतलब वो भी नहीं होगा।
तो जब ये बात हुई कि आप ऐसे ऐसे चीजों को इवेल्युएट कर सकते हो, हमारे यहाँ विरोध हुआ नहीं, हुआ काम। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिस चीज को लेकर पिछले 25 सालों से मैं लोगों को कह रहा हूं कि साइन के हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन सिस्टम को बदल दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बदला। तो ये खुशी की बात है कि 25 सालों में कम से कम NIOS पहला बोर्ड बन गया जिसने अब की बार साइन इवैल्यूएशन सिस्टम को अपने एग्जामिनेशन में मान्यता दी। ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात, एक लड़ाई NGOs ने कभी मिलकर लड़ी थी, मुझे नहीं मालूम, शायद आपके शायद उनने भी रफेल उनके यहां से भी शायद ये लड़ाई कभी आई होगी। एक लड़ाई थी 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर। कभी सुना है आपने 3 लैंग्वेज फार्मूला? क्या होता है? जैसे क्षेत्रीय हो गया और सेकंड लैंग्वेज जैसे जो एकेडमिक या प्रशासकीय है, और थर्ड लैंग्वेज जो क्षेत्रीय फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, वो तो है फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, वो ठीक, लेकिन ये 3 लैंग्वेज फार्मूला था क्या? उन्होंने कहा एक वो भाषा होगी जो क्षेत्रीय भाषा होगी या राज्य स्तरीय भाषा होगी। दूसरी भाषा कोई पुरानी एंशियंट भाषा होगी। तीसरी भाषा कोई एक विदेशी भाषा होगी। अब रीजनल या स्टेट की लैंग्वेजेस में तो सभी की हैं, किसी की तेलुगु, किसी की तमिल, किसी की कन्नड़, किसी का कुछ, किसी की उड़िया, किसी की हिंदी, तो ये सब चीजें चलती रही। हम और आपने शायद हिंदी पढ़ी होगी। दूसरी थी एक एंशियंट लैंग्वेज। एंशियंट लैंग्वेज में या तो पढ़नी थी हमें संस्कृत या पाली, ऐसी करके था कल्चरल। तो हमने पुरानी भाषाओं के रूप में संस्कृत को पढ़ा। फिर तीसरी थी कोई एक विदेशी भाषा पढ़नी है, जिस विदेशी भाषा में अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषाएं हुआ करती थी। तो लोग ज्यादातर इंग्लिश लेते थे, कुछ जो कॉन्वेंट स्कूल्स थे वो फ्रेंच वगैरह भी पढ़ाते थे, तो कोई ऐसी बात नहीं, कुछ बोर्ड्स में चलती। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला था। ये फार्मूला लगभग उसी चीज के ऊपर आधारित था कि A फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, क्योंकि सेब आप जानते थे इसीलिए आप अंग्रेजी में एप्पल पढ़ लेते थे और संस्कृत में जो भी कहते हो वो पढ़ लेते थे। अब सवाल उठता है कि ऐसे बच्चे जो डेफ हैं, जिनकी अपनी कोई प्राइमरी लैंग्वेज है ही नहीं, क्या हुआ? बोरियत होने लगी? बोरियत हो गई? तो चलिए बंद कर देते हैं। पानी मांगे, कितनी देर में पानी मांगे? तो जिनके पास अपनी बेसिक लैंग्वेज नहीं, तो बस 2 मिनट और, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, फिर पानी के लिए आप लेते हैं। जिनके पास अपनी बेसिक लैंग्वेज नहीं थी, उनको आप पढ़ाते कैसे? अल्टीमेटली जो एनजीओस की एक डिमांड थी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के से छूट दी जाए डेफ बच्चों को और एक सिंगल लैंग्वेज पर उनको रखा जाए। जो भी भाषा पढ़ानी हो एक पढ़ाई है, क्योंकि एक ही भाषा उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, 3 भाषाओं में ट्रांजिशन बड़ा मुश्किल होगा। कई सालों की लड़ाई के बाद लगभग 1998 के आसपास या 99 में आके ये एक सक्सेस मिली लोगों को, और भारत सरकार ने भी डेफ बच्चों के मामले में कुछ स्टेट्स ने शायद ये छूट दे दी कि साहब आप 3 लैंग्वेज की जगह पर डेफ बच्चे सिंगल लैंग्वेज में भी अपना 10th और 12th कर सकेंगे। हरियाणा में भी है ना? मजे की बात, हरियाणा में भी है लोग। फिर आया NEP 2020, उसने कह दिया 3 लैंग्वेज फार्मूला। जो लड़ाई लड़ी थी मिट्टी में मिल गई, जो बच्चों में एक उम्मीद जगी थी वो खत्म हो गई। अब आप आ जाओ, फिर से वहीं से शुरू करो जहां से फिर शुरुआत हुई थी। तो जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के एजुकेशन की, चाहे वो डेफ की हो, चाहे वो ब्लाइंड की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चों की बात हो,
ये बात हो रही है बच्चों की। किसी भी बच्चे का ये हक है कि वो दूसरों बच्चों के जैसा ही पढ़ाई करे, दूसरों के जैसी सहूलियत के साथ पढ़ाई करे, दूसरों के साथ पढ़ाई करे। लर्निंग टू बी टुगेदर, ये तो गोल्डन रूल्स थे, वो ऐसे ही नहीं कहेंगे। जब उनका ये हक था, उस हक को देने की बात कौन कर रहा था? हम और आप शायद इस चीज को अभी नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम बच्चों के साथ में जाते हैं, काम करते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि अरे ये भी एक समस्या है साहब, इसको कौन करेगा। और जब हमारे सवाल मन में खड़ा होता है और हम किससे पूछें, हमें ये नहीं पता होता। अल्टीमेटली किसी से पूछ भी लीजिए तो उसे भी खुद नहीं पता होता कि वो किससे पूछे। अभी थोड़ी देर पहले यही बात चल रही थी कि बात टीचर्स को ट्रेनिंग देने की है, बात टीचर्स के ओरिएंटेशन की है, ना कि स्पेशल टीचर्स के ओरिएंटेशन की है। हमें नहीं चाहिए स्पेशल टीचर्स। करके बड़ा जो सवाल आया वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है सोए नहीं है। हमें नहीं चाहिए स्पेशल एजुकेटर्स, बिल्कुल उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूं। हमें चाहिए टीचर्स। स्पेशल टीचर के रूप में आप फिर अपने आप को कन्फाइंड कर रहे हो, केवल विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाओगे, ये तो फिर सेग्रीगेशन की तरफ जा रहे हो। हमें चाहिए टीचर्स, हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो एक ही क्लास में दो तरीके के बच्चे अगर मौजूद हों तो वो दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ा सकें, जिसे हम कह रहे हैं इंक्लूसिव टीचर्स। और मजे की बात ये, इंक्लूसिव टीचर ट्रेनिंग भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में मिसेस कोमिला प्रसाद जी आई हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं पूर्णिमा शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आपको सम्मानित करेंगे बुके दे करके, शॉल दे करके। आप देहरादून में बहुत अच्छी संस्था है कि राफेल इंस्टीट्यूट, वहाँ से पढ़ा रही हैं और बहुत बड़ा डेडिकेशन आपका दिव्यांगों के प्रति है। तो आपके जीवन क्षेत्र में जो अनुभव है उसका लाभ हमको मिलेगा। मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः आप थोड़ा सा नर के हाथ खाली और मैडम के लिए जोरदार बजा दीजिए ताकि। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी लोग थक गए हैं, कोई नहीं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, ठीक है। और जितनी जल्दी आप मुझे आंसर करेंगे उतनी जल्दी मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं प्रमीला प्रसाद, एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर राफेल सेंटर देहरादून से, मैं पिछले 2008 से डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज को देख रही हूँ और यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग भी मिली है जो आपके साथ एज अ टीचर हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो डेवलपमेंट एरियाज हैं, प्लीज़ कोई उठ के बताए कौन कौन से हैं। जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सर ने मुझे दिया था, क्लिनिकल टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका आईक्यू क्या होता है? बिलो 70। नॉर्मल आईक्यू क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है। नेक्स्ट। तो जो नेशनली जो असेसमेंट टूल्स हैं यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे।
जो असेसमेंट टूल है वो मेनली यहाँ पर मैं स्पेशल एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूंगी, जिसमें हम स्पेशल एजुकेशन के लिए कुछ टूल असेसमेंट टूल इस्तेमाल करते हैं और जो हम क्लासेस में अप्लाई करते हैं, जिसमें से हम कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए हम करिकुलम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ CRT टेस्ट्स करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और कुछ NRT टेस्ट्स करते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो मुख्य रूप से जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और जो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है वहाँ स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उसको कंडक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी इसमें से कुछ असेसमेंट टूल्स की सॉफ्ट कॉपी मैंने अपने PPT में लाई गई है, वो आपको सर्कुलेट कर दी जाएगी। और इसमें जो है जो बेसिक असेसमेंट टूल है जो हम अप्लाई करते हैं, मे बी इनको आपने अपने जब कोर्स किया होगा तब इसको पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट में उपनयन दे रखा है, MDPS, बेसिक MR, बेसल MR, FACP पर्सन विद MR, WAPS, GLAD और CAP। तो यहाँ पर जो असेसमेंट टूल है इसमें से उपनयन और पोटाज जो है वो 0 to 6 ईयर तक के कैंडिडेट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जिनका डेवलपमेंट डिले होता है। तो जो डेवलपमेंट डिले है, जहां पर अभी आपने बात करी, जो 5 एरियाज अभी आपने बताए, उन्हीं 5 एरियाज में जो है उपनयन और पोटाज जो है हम इस्तेमाल करते हैं 0 to 6 ईयर के कैंडिडेट्स के लिए। और जो ग्लैड है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? 1 to 5 फॉर किसके लिए, कौन से कैंडिडेट्स के लिए? लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और जो करिकुलम एक्शन प्लान है और जो वैप्स है वो अबव 18 के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। 15 ईयर से जहां हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं वहां से इस असेसमेंट टूल को हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट मैम। तो जो एरियाज आपने बताए वो एरियाज ये हैं, इनके बारे में आपको पता है। नेक्स्ट, अब जहां उपनयन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जिनका डेवलपमेंट डिले है 0 to 6 ईयर की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है इसमें एक 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें 0 to 2 और यहाँ पर 3 to 6 ईयर्स हैं। इस असेसमेंट टूल में चेकलिस्ट दी हुई है, मैनुअल दिए हुए हैं, एक्टिविटी कार्ड्स है, किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर जो है ये किसने डेवलप किया? मधुरम नारायण केंद्र चेन्नई ने इसको डेवलप किया है। जो भी मैं यहाँ पर असेसमेंट टूल आपको बता रही हूँ, बेसिकली वो असेसमेंट टूल जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद ने इसको डेवलप किया है। और यहाँ पर जो है वो प्रूफ किया गया है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है कि हाँ भाई ये असेसमेंट टूल हम क्यों इसको जो है वो असेस कर रहे हैं, इससे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसका क्या रेलेवेंट है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर क्या देखा गया है कि जो बच्चे का बैकग्राउंड है उसको ध्यान में दिया गया है। और कल्चरली जो है, जैसे हम कहेंगे कि जैसे भी सर ने बताया कि लैंग्वेजेस हैं, तो जो भी बच्चे का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बच्चे से क्वेश्चनिंग की जाती है या पेरेंट्स से क्वेश्चनिंग की जाएगी, तब जो है वो आंसर निकल के आएगा। और जो भी बच्चे का जहाँ डेवलपमेंट डिले है उसी के अकॉर्डिंग जो है जो हायरार्की है, इसी सीक्वेंस पे बेस्ड जो है ये चेकलिस्ट जितनी भी आपको असेसमेंट टूल में बता रही हूँ वो दिया गया है। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखेंगे जो असेसमेंट टूल्स हैं इसमें डोमेन्स दिए गए हैं। डोमेन्स का मतलब क्या होता है? एरियाज, ठीक है। और जो डोमेन्स है उसके अंदर जो आइटम्स है उसको क्या कहेंगे? जो डोमेन्स है उसके अंदर जो आइटम्स है उसको क्या कहेंगे? स्किल्स, कौशल, ठीक है। जो कौशल हम पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए प्रोग्रामिंग के लिए यूज करेंगे। तो 50 आइटम्स है पर एरिया, 5 इसमें 5 एरियाज हैं और पर एरिया 250 आइटम्स हैं। और इनको जो है सब डोमेन्स में डिवाइड किया गया है 12। जैसे जैसे मैंने अभी आपसे पूछा और अभी आपने बताया ग्रॉस मोटर, तो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, मील टाइम एक्टिविटी, ड्रेसिंग, मोस्टली असेसमेंट टूल्स में जो है यही सब जो है वो एरिया दिए गए हैं। नेक्स्ट, अब जो एक्टिविटीज कार्ड है वो दिए गए हैं और अलग अलग कार्ड की जो कोडिंग है वो अलग अलग है।
और यहाँ पर जब हम इस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं तो पीरियोडिक असेसमेंट हम कैंडिडेट का करते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट का मतलब है जैसे आप 3 महीने में टेस्ट लेते हैं, फिर 6 महीने में, फिर 9 मंथ में, ऐसे ही कैंडिडेट का हम पीरियोडिक इवैल्यूएशन यहाँ पर करते हैं। और परफॉर्मेंस जो है वो किससे मापी जाएगी? ए मीन्स क्या कर पाता है, एबल है, और बी मीन्स नॉट अचीव। तो जो नॉट अचीव है वो क्या है? हमारे गोल्स, और जो अचीव है वो क्या है? हमारी स्ट्रेंथ। गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सबसे पुराना असेसमेंट टूल जो है वो मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम है, और अपने आप में जो है ये सबसे ज्यादा विस्तृत जो है असेसमेंट टूल है। और इस असेसमेंट टूल को जो है वो 1975 में, आप देख रहे हैं कितना पुराना असेसमेंट टूल है ना। और जो असेसमेंट टूल है इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज है, इसमें चेंजेस करने की पॉसिबिलिटीज है, हम कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोफेसर जयचंद्रा और प्रोफेसर विमला कुमार ने इसे डेवलप किया है। जैसे मैंने बताया कि ये CRT टेस्ट्स हैं, और यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इससे हम प्रोग्रामिंग प्लान करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि चाइल्ड प्रोग्रेस कितना कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है यहाँ पर हम इसको पीरियोडिक इवैल्यूएशन इसका देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये जो है वो बहुत डिटेल में है। एरियाज आप देखेंगे, जो भी मैं आपको असेसमेंट टूल बता रही हूँ, लमसम एरियाज जो है सब में वही एरियाज हैं। तो आप देखेंगे इसमें 18 डोमेन्स हैं। 18 डोमेन्स का मतलब है कि हमको बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है कि हमें देखने के लिए कि बच्चा किन किन एरियाज में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। और आप देखेंगे हर एरिया में जो है वो 20 आइटम्स हैं। ठीक, हाँ, गुड, 360 आइटम है। और इसकी स्कोरिंग मैम प्लीज बताइए। रेड और ब्लू और रेड से और ए और बी। हाँ, तो जो ए है उसको हम क्या करते हैं, ब्लू से करते हैं, और जो बी है उसको रेड से मार्क करते हैं। इसमें जरूरत है सर। वैसे मैम ये थोपने वाली बात ऑफिसर जो है ना, बात इंक्लूसिविटी है। अगर हम सेग्रीगेशन में लेके जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है समावेशी शिक्षा में पढ़े, और अधिकारियों का दबाव होता है, हमें ये फॉलो करना होता है, चेकिंग की होती है। मगर इंक्लूसिव में हमें FCP और MBBS की क्या जरूरत है? हम करिकुलम बढ़ाएंगे, हम ट्रेन टीचर हैं, वी आर ट्रेन टीचर, वी हैव 16-20 years। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत अच्छा कहा आपने कि हम क्यों असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं। सही कहा सर आपने। और यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो यहाँ पर सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी को अकोमोडेट करेंगे। सभी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन जो है वो सबको लेने की बात कर रहा है। तो आप में से कितने लोगों ने सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट्स को अकोमोडेट कर रखा है? तो बेसिकली आपने जो है वहां पर माइल्ड कैटेगरी या बॉर्डर लाइन केसेस ही सर आपके पास होंगे जो स्कूल में आ रहे होंगे। और हम होम बेस को नहीं ले रहे मैम, हम इसमें हम होम बेस को नहीं ले रहे। सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं सर, तो वो हमारे पास ही रह जाएंगे। आपने बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा। पर जहां हम सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की सर बात कर रहे हैं और हम असेसमेंट टूल की जहां बात कर रहे हैं, तो ग्लैड जो है आप लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है सर। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में था जी, मेरे पास MR कैटेगरी के बच्चे थे जी, और सभी बच्चे MR कैटेगरी के थे जी। जी, तो वहाँ पे मेरे को FSCP या जैसे बच्चों का IQ लेवल वेरी करता है। सर ये IQ के लिए तो है नहीं, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया। वाइड कोडेड सीवियर प्रोफाउंड की जो बात कर रहे हैं अभी, जी, वो IQ के आधार पे ही तो होता है मैडम। IQ के आधार पे तो होता है। लेस देन 20 प्रोफाउंड, हम्म, 20 to 34 को हमें पढ़ाया गया है। जी, एप्पल माने अभी सर बता रहे थे, एप्पल माने सेब, एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं। एप्पल माने सेब, वाटर माने पानी। तो जो हमें पढ़ाया गया लेस देन 20 प्रोफाउंड है, 20 to 35 जो है वो सीवियर है।
और 35 to 49 जो है वो मॉडरेट कैटेगरी, अब और जो है लेस देन 70 जो हाइट है। अब इंक्लूजन में आगे हम जैसे हमें आदेश जो मिलते हैं उसको फॉलो तो करना होता है, मगर जब बात इंक्लूजन की है तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे को, जैसे आप शादी की बात कर रहे थे कि मैं हरियाणा का हूँ, जिस हमारे बच्चे जो है इस तरीके से हैं जैसे भाई की शादी में बूझ ना रखी हो, वो रूसा रूसा रहता है। और जिस भाई की शादी में बूझ हो जाती है वो दाढ़ी भी जल्दी बनवाएगा, कपड़े प्रेस करके खड़वा। सर फंक्शनली तो इंडिपेंडेंट है ही ना। तो जी हमारे बच्चों के लिए क्या है कि हम उनको बताते हैं कि हमारे बच्चे का ये लेवल है, एकेडमिक लेवल ये है, सोशली लेवल ये है, और हमने आपको प्लान कर दिया इसके अकॉर्डिंग बताइए। आप इंडिविजुअल प्रोग्राम हमने बना के दे दिया, आप पहले हमारे बच्चे को इस तरह पढ़ाइए, ये काम दीजिए, और उसके बाद अपनी नॉर्मल क्लास को पढ़ाइए, फिर हमारे बच्चे का कार्य चेक होना तो ये चाहिए। अब आईटी प्लान करो जी, चेक करो, ये नौकरी को बचाने के लिए है जी। वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बेनिफिट है? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही जाने सर, ये तो गवर्नमेंट जाने। ठीक है सर, आपकी बात भी सही है। और जहां हम एमआर वर्ड यूज कर रहे हैं, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड है सर। ठीक है, तो टर्म जो है वो चेंज हो गई है। कोई नहीं सर, आपका भी मत सही है। मैं भी हो सकता है कि गवर्नमेंट टीचर बहुत प्रेशराइज हो, है ना, पर हमारा रोल जो है वो ठीक कहा आपने कि बच्चों को जो है प्लानिंग तो देनी है। जहां हमारी किताबों का जो मॉडिफिकेशन है वो कब है, अभी तो हुआ नहीं ना, अभी तो हुआ नहीं, ये अब लेटर उसकी बात है कि कब होगा, कि जब पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो रेगुलर हमारा कैंडिडेट है वो एक जैसा पढ़ ले, उसमें भी टाइम है, काफी टाइम है। तो ये इसके एरिया है। नेक्स्ट, जैसे भी आपने बताया ए और बी से इसकी जो है वो स्कोरिंग करेंगे। नेक्स्ट, ये प्रोफाइल है, इसमें भरा जाएगा ए और बी, ए को जो है ब्लू और बी को जो है वो रेड। इससे पता चल जाएगा कि हमें नेक्स्ट गोल कैंडिडेट के क्या लेने हैं। और जहां हम बात कर रहे हैं कि इसमें पर्सन विद जो रेगुलर कैंडिडेट के साथ जो हमें किस तरीके से लेना है, तो अगर आप रीडिंग राइटिंग के कंटेंट देखेंगे तो वो भी अपने आप में जो है वो हमारे रेगुलर कैंडिडेट्स भी उसी तरीके से जो है वो लर्न करते हैं जिस तरीके से इसमें हायरार्की दे रखी है। नेक्स्ट मैम, ए और बी, ये तो आपको इतना नीड नहीं है। नेक्स्ट, बेसिक एमआर है। बेसिक एमआर जो है वो बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। जैसे मैंने कहा कि NIEP-ID ने इसको डेवलप किया है, इसका पुराना नाम NIMH है। इसमें जो है रीटा पेशवरिया और S वेंकटेशन ने इसको डेवलप किया है। यहाँ पर जो है वो पार्ट ए में स्किल बिहेवियर को असेस किया जाएगा और पार्ट बी में प्रॉब्लम बिहेवियर को असेस किया जाएगा। नेक्स्ट, ये पार्ट ए के एरियाज हैं, 7 एरियाज हैं, पर एरिया 40 आइटम्स हैं। इसमें से हम प्रोग्रामिंग प्लान करेंगे। नेक्स्ट, और ये जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर है, समस्यात्मक व्यवहार। समस्यात्मक व्यवहार का मतलब है प्रॉब्लम बिहेवियर का वो बिहेवियर जो कैंडिडेट के लिए हानिकारक हो, दूसरों के लिए हानिकारक हो, और सबसे पहले जो है हम उस बिहेवियर पे काम करेंगे जो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर है। ठीक है, आइटम्स दे रखे हैं। अब ये पार्ट ए की स्कोरिंग है 5 4 3 2 1, ये आपको पता है। गुड। नेक्स्ट, प्रॉब्लम बिहेवियर का है 0। ठीक है, अब ये अडल्ट के लिए है। हम जहां से प्रोग्रामिंग प्लान करेंगे, कैंडिडेट जब जो है वो वहां से हम देख रहे हैं कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस का लेवल अब हो गया है, तो हम उसके लिए ट्रांजिशन प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम अडल्ट के लिए जो है वो प्रोग्रामिंग प्लान करेंगे। नेक्स्ट मैम, ये देखिए आप, जैसे उसमें पार्ट बी में था ऐसे ही इसमें दे रखा है, और यहाँ पर पार्ट बी में जो है वो बेसिकली उससे थोड़ा हायर लेवल्स दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 ईयर से अबव जो है वो कैंडिडेट है। तो आप पार्ट बी में देख सकते हैं कि ज्यादा एक्टिविटीज दी गई हैं, डीप एरिया, और फिर
वहां पर जो है बहुत ज्यादा हायर टास्क है। अभी हमें लग रहा है कि पर्सनल में क्या करेंगे, वो पर्सनल में जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्स जो है हायर है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, ठीक है। ये FSCP है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर इसमें जो है ये 7 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, क्लास वाइज एज दिया गया है। इसमें बेसिकली एज दे रखी है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल 1, प्री वोकेशनल 2 और केयर ग्रुप। इसका क्राइटेरिया क्या है FSCP का? क्या क्राइटेरिया है FSCP का? सबने पढ़ रखा होगा स्पेशल एजुकेशन में। और 6 ईयर फिर 7 to 10 फिर प्राइमरी सेकंड का अलग है। क्राइटेरिया क्या है इसका? NIMH ने क्राइटेरिया क्या दिया है? IQ नहीं है इस पे मैम, मैं IQ असेसमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। CRT है, ठीक बोला मैम, पर इसका क्राइटेरिया क्या दे रखा है? क्या? एज नहीं है, और एज तो है ही, और वेरी गुड। जब कैंडिडेट 80% अचीव कर लेगा तब उसको जो है वो प्रमोशन दे दिया जाता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर लिया जाता है। अच्छा कहा मैम आपने, 80% क्यों ना दे? 80% हाँ, वेरी गुड। 80% जो है वो हायर सक्सेस रेट को दिखा रहा है, इसलिए दिया गया है। अगर हमको 80% मार्क्स आता है मींस की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी है, इसलिए जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, ये इसके एरियाज हैं। इनमें से किस एरिया की स्कोरिंग एक जैसी है? पीछे वाले बोले प्लीज कुछ। किस एरिया की स्कोरिंग एक जैसी है? हाँ, ये जो 4 एरिया हैं ऊपर से यहाँ तक, इनकी स्कोरिंग सेम है और इसकी स्कोरिंग रिक्रिएशनल की अलग है, ग्रेडिंग है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, ये दे रखा है, ठीक है, ये स्कोरिंग है। नेक्स्ट मैम, ये जो है रिक्रिएशनल की स्कोरिंग है, इंडोर और आउटडोर, उसमें 2 एरिया है, ये इसकी स्कोरिंग है। ये प्रोफाउंड के लिए है, मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर अब ये अबाउट 15 के लिए वैब्स दे रखा है, जो 15 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं। 18 से कुट्टी ने इसको डेवलप किया है। और यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवैल्यूएशन जो है इसमें करते हैं। क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव जो बीच पीरियोडिक करते हैं और समेटिव वो जो एनुअली करते हैं। गुड। नेक्स्ट, ये दे रखा है इसमें पार्ट्स है 4। नेक्स्ट, और जो इनको जो ये एरियाज दिए गए हैं, ये क्या है? जेनरिक स्किल है, इनके एरियाज है, इनके डोमेन्स हैं। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 80 दे रखे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो मैंने पार्ट्स बताए उसमें ये जो है उनके सब पार्ट्स हैं, 9 एरियाज हैं। नेक्स्ट मैम, वर्क बिहेवियर है। वर्क बिहेवियर में असेसमेंट चेकलिस्ट दे रखी है, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनल इंटरैक्शन। नेक्स्ट, और वहां पर जो है उनकी स्कोरिंग दे रखी है। अब ये हमें लग रहा है कि बहुत ही इजी होगा, पर जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जो हैं वो काफी हायर हैं अगर जब हम इस असेसमेंट टूल को देखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, अब यहाँ पर जो है ग्लैड आप देख रहे हैं, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें जो है ये पूरा इसमें 1 to 5 जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की जो है वो बुकलेट दे रखी है, और उन बुकलेट के थ्रू जो है आप इसको कैंडिडेट को जो है असेस करते हैं। नेक्स्ट मैम, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये आप यूज करते हो। कितने लोग यूज करते हैं इसको, ग्लैड को? नहीं यूज करते हैं। तो सारे कैंडिडेट जो हैं उनका IQ नॉर्मल है आपकी क्लास में, यही
नहीं। डाली उसको यूज करते हैं, गुड, वो भी आप यूज कर सकते हैं, सही मैम। नेक्स्ट मैम, ये फॉर्मेट दिए गए हैं कैंडिडेट की स्कूल हिस्ट्री और उसको लेंगे, ठीक है। कोडिंग दे रखी है, नेक्स्ट मैम, नंबर्स उसमें दे रखे हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये भी जो है वो अडल्ट कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, अबव 15 के लिए कैप करिकुलम एक्शन प्लान। इसमें जो है असेसमेंट दे रखा है, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोग्राम प्लानिंग, चाइल्ड सेंटर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम, इकोलॉजिकल रेलेवेंस ऑफ द करिकुलम, ठीक है। और रीटा, डॉक्टर रीटा मल्होत्रा जी ने इनको डेवलप किया है, ठीक है, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। अब इसको जो है बैक कीजिए ना, ये जो शीट है, नेक्स्ट, जो यहाँ पर शीट दे रखी है, इनकी कलर कोडिंग दे रखी है, ग्रीन, ठीक है, और येलो दे रखा है। इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स को ले रखा है, व्यक्ति क्या क्या कर पाता है उसको दे रखा है, जो अब 15 है। गोल्स लेंगे और गोल्स को फिर से हम पीरियोडिक जो है वो इवैल्यूएशन पे यूज करेंगे, और एनुअल जो है रिपोर्ट फॉर्म भी उसमें दे रखा है। हर स्कोर शीट को जो है उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें स्कोरिंग दे रखी है। येलो का मतलब है कि हमने गोल उसके लिए सिलेक्ट करा है, और ग्रीन का मतलब है कि गोल हमारा अचीव हो गया। सेट, ये भी जो है अपने आप में एक असेसमेंट जो है टूल है, जो अडल्ट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है। एडीएल एक्टिविटीज के लिए दे रखा है, हालांकि एडीएल एक्टिविटीज का कोई रेलेवेंस एज सच इंक्लूसिव सेटअप पे नहीं है, ठीक है। सेल्फ इंगेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, नेक्स्ट वन। और ये इसकी जो है वो स्कोरिंग दे रखी है, जहां पर स्कोरिंग पैटर्न है कि अपने आप से करता है 5, कोई हिंट देने पे करता है 4, और अपने आप जो है वो आप जब मौखिक सहायता देते हैं तब करता है 3, और फिजिकल देते हैं तो 2, और फुल्ली डिपेंडेंट है 1, और उसके लिए एप्लीकेबल है तो नहीं है, तो यहाँ पर हम देंगे 0। तो ये भी हम जो है कैंडिडेट के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अब इसमें कुछ असेसमेंट टूल्स हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में जो है वो मैंने दिया है मैम को, तो वो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ईशा है, उसमें कि कितना % है कैंडिडेट पर्सन भी जो ऑटिज्म है उसका क्या IQ है, क्या लेवल है, वो सब देख सकते हैं। बिगनिंग करिकुलम है, और ये असेसमेंट टूल की सॉफ्ट कॉपी है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैडम प्रोमिला प्रसाद जी ने आपको बताया, समझ में आया आपको? तो एक बार थोड़ा सा फिर से हाथ हिलाएं और प्यार से ताली बजाएं। NIEPVT की ओर से और आप सबकी ओर से मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने समय निकाला, और जिस डेडिकेशन के साथ में आप रेफरल में सेवा कर रही हैं उसका एक दर्शन आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।